सुप्रभात बच्चों, आप सभी आज अध्ययन करेंगे भाषा परिचय भाग 6 चैप्टर 10 क्रिया और काल। देखिए, पढ़िए और समझिए। प्याले मेज पर हैं, फल टोकरी में हैं, तारे आकाश में हैं, ट्रेन दौड़ती है, पानी बरसता है, मोर नाचता है। ऊपर के 3 वाक्यों में हैं शब्द से प्याले, फल और तारे के होने की सूचना मिल रही है। चौथे, पांचवें और छठे वाक्यों में दौड़ती है, बरसता है, नाचता है से काम करने का ज्ञान हो रहा है। ये सभी क्रियाएं हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का अथवा किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है वह क्रिया कहलाती है। धातु और क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़ने से उसका सामान्य क्रिया रूप बनता है। जैसे धातु सामान्य क्रिया रूप, धातु पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, लिख प्लस ना बराबर लिखना। नेक्स्ट पेज पे क्रिया के भेद। क्रिया को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। क्रिया कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तान्या हंस रही है, सुहेल दौड़ रहा है, मीनाक्षी सो रही है। ऊपर के वाक्यों में हंस रही है, दौड़ रहा है, सो रही है क्रियाएं पूर्ण हैं। इनके होने में कर्ता के अतिरिक्त किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ना पड़े वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया, लड़की स्वेटर बुनती है, छात्र अखबार पढ़ता है। ऊपर के दोनों वाक्यों में बुनने के लिए स्वेटर और पढ़ने के लिए अखबार का होना जरूरी है। स्वेटर के बिना बुनने की और अखबार के बिना पढ़ने की क्रिया नहीं हो सकती है। स्वेटर और अखबार क्रमशः बुनने तथा पढ़ने को पूर्णता प्रदान करने वाले कर्म हैं, अतः यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक मीन्स सा कर्म, सा का मीनिंग होता है सहित। ओके, तो सा मीन्स सहित कर्म, मतलब कर्म सहित, कर्म के साथ। और अकर्मक, अकर्मक मीन्स होता है बिना, आ मीन्स होता है बिना। तो अकर्मक, अ प्लस कर्मक, अ बिना और कर्मक कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि अकर्मक मतलब कर्म के बिना और सकर्मक मतलब कर्म सहित, जिसके साथ कर्म हो। नेक्स्ट पेज। जिस क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म का होना आवश्यक है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं अकर्मक से बनती हैं और कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक से। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण देखिए। अकर्मक से बनी सकर्मक क्रियाएं, मैं केवल 2 एग्जाम्पल पढ़ूंगा। जगना, जगाना, बैठना, बिठलाना या बैठाना। नेक्स्ट, सकर्मक से बनी अकर्मक क्रियाएं, काटना, कटना, तोलना, तुलना। नेक्स्ट, द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के बारे में आपको बताऊं, अभी मैंने क्या बताया था, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है, कर्म के बिना, और सकर्मक मतलब कर्म सहित, कर्म के साथ। अब आई है द्विकर्मक। द्विकर्मक अर्थात जिसमें 2 कर्म हों। कर्म कितने हो? 2। अभी एक तो था कि बिना कर्म के, दूसरा था कर्म के सहित, अब आया है 2 कर्म के सहित, द्विकर्मक, जहां पर 2 कर्म हो। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उपरोक्त दोनों वाक्यों में 2 कर्म हैं। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, उसे गौण कर्म कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में छात्र तथा पुत्र गौण कर्म हैं और हिंदी तथा आशीर्वाद प्रधान कर्म है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया,
किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम गया, गीता फल लाई। संयुक्त क्रिया, किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे मोहन ने भोजन कर लिया था, रमा बगीचे से लौट आई। नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन खेल खेलने लगा, हमें बुराइयों को त्यागना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने नेहा से गीत गवाया, अरुण अंधे को सड़क पार करवाता है। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश खाकर सोने गया, अर्थात पहले महेश ने खाया फिर वो सोने गया। काल, लड़कियां नाच रही हैं, छात्र देख रहे हैं। ये है वर्तमान समय की सूचना। अहमद ने गीत गाया, छात्रों ने तालियां बजाईं, बीते समय की सूचना। ट्रेन आ रही होगी, मेरा भाई भी आएगा, आने वाले समय की सूचना। ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं के होने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल, क्रियाओं के जिस रूप से बीते हुए समय में काम समाप्त हो चुकने का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पीयूष कल चला गया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मोर नाचा था, पेड़ से फल गिरा। ऊपर के सभी वाक्यों में काम होने का समय बीत चुका है, अर्थात भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल, क्रियाओं के जिस रूप से वर्तमान समय में काम होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राकेश खेल रहा है, तुम घर जाते हो, लड़की नाचती है। ऊपर के सभी वाक्यों में पढ़ता हूँ, खेल रहा है, जाते हो, नाचती है क्रियाओं से वर्तमान समय में काम के होने का बोध होता है। भविष्यकाल, क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में काम किए जाने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, लड़कियां कल लौटेंगी, तुम परसों खेलोगे, राम बाजार जाएगा। ऊपर के सभी वाक्यों में आने वाले समय में काम होने की सूचना मिल रही है। ध्यान दीजिए, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का अथवा किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। एक्सरसाइज देखिएगा, आओ करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का अथवा किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है वह क्रिया कहलाता है। अब इसके बाद पूछा गया क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो इसी का सेकंड देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड, क्रिया को 2 आधारों पर बांटा गया है, कौन कौन से? कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। नेक्स्ट, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। अब आप देखिएगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, पेज नंबर 54। अकर्मक क्रिया, इनको हमें एग्जाम्पल दे करके अंतर बताना है। तो आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपको लिखना है अकर्मक क्रिया का और एक एग्जाम्पल लिखना है आपको सकर्मक क्रिया का। जैसे सुहेल दौड़ रहा है और नीचे वाले में क्या है? छात्र अखबार पढ़ता है। सुहेल दौड़ रहा है, आप ये अकर्मक क्रिया का लिख देंगे, इसमें कोई कर्म नहीं है। और छात्र अखबार पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया का है, इसमें कर्म है। तो इन दोनों से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु और क्रिया में क्या अंतर है
उदाहरण से स्पष्ट करना है। धातु और क्रिया, ये दोनों चीज़ें पूछी हैं इन्होंने। तो देखिएगा पेज नंबर धातु और क्रिया। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसको ना। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर ना। तो पेज नंबर 55 निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा आप, नीचे से फर्स्ट पिंक वाली लाइन, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, काल किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 5th एंड 6th। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसका 2nd, 3rd, 4th, 5th इनकी PDF आपको मिल जाएगी। आप PDF से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।